शेर है। मुझे लगता है कि नारायण राणे मतलब माननीय नरेंद्र मोदी सरकार में कैबिनेट मंत्री है। वो महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री भी रहे हैं। शिवसेना में उन्होंने पूरी जिंदगी खर्च की है और उसके बाद वो कांग्रेस पार्टी में आए, बाद में बीजेपी में आए हैं। तो जो शब्द प्रयोग नारायण राणे जी ने किया था उसी तरह का शब्द प्रयोग माननीय योगी आदित्यनाथ जी के बारे में माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी किया था। तो ये जो भाषा है नारायण राणे की भाषा, शिवसेना की भाषा है, तो उसमें कोई गलत समझने की कोई आवश्यकता नहीं थी और उसको उत्तर देने के लिए उनको अधिकार था। लेकिन अपने पुलिस के बल का उपयोग करके सूढ़ बुद्धि से नारायण राणे को अरेस्ट करने का काम किया। तो मुझे लगता है कि शिवसेना भी मतलब एकदम अस्वस्थ हो गई है। नारायण राणे जी के जन आशीर्वाद यात्रा को बहुत बड़ा सपोर्ट में मिला और नारायण राणे जी मंत्री बनने के बाद लोगों में काफी उत्साह भी था। तो नारायण राणे की भाषा शिवसेना की भाषा है। शिवसेना वाले तो अभी बोल रहे हैं हम उनका इनकाउंटर करेंगे, हम ये करेंगे, पुतला पर फोड़ देंगे, औरंगजेब है। तो इसी तरह की भाषा का शब्द प्रयोग किया जा रहा है। तो मुझे लगता है कि ये शिवसेना ने संयम रखना चाहिए। शिवसेना के नेतृत्व में महाराष्ट्र में सरकार महाविकास आघाड़ी की सरकार है। तो इसी तरह मतलब अभी हजारों की संख्या में लोग रास्ते में आ गए और उन्होंने गलत मतलब जो आंदोलन था गलत आंदोलन उन्होंने किया है और भाषा का प्रयोग जो है ये बहुत गंदे भाषा का प्रयोग था। तो इसलिए मुझे लगता है कि संजय राउत जी का जो कहना है या नारायण राणे जी ने बोला है कि भाई ये महाराष्ट्र का वेस्ट बंगाल नहीं होना चाहिए, क्योंकि वेस्ट बंगाल में काफ़ी हिंसा हुई, कई लोगों की हत्या हुई, कई लोगों के ऊपर हमले हुए। तो इसी तरह महाराष्ट्र में भी नहीं होना चाहिए। और अगर बंगाल शहर है तो महाराष्ट्र के क्या है, मतलब शिवसेना तो बोलती है कि महाराष्ट्र शेर है, शिवसेना तो शेर है। तो अगर बंगाल अगर शेर है तो शिवसेना के क्या है फिर। तो मुझे लगता है कि इसी तरह की बयानबाजी करना ठीक नहीं है और नारायण राणे जी को मतलब इसी तरह की धमकी देना ये असंवैधानिक भाषा है। और नारायण राणे जी उतने मजबूत है कि किसको डरने वाले है नहीं है। और नारायण राणे जी अगर मतलब गैंगस्टर थे तो माननीय बाला साहब ठाकरे जी ने उनको क्यों मुख्यमंत्री बनाया था। बाला साहब ठाकरे जी ने उनके ऊपर क्यों जिम्मेदारी दी थी। और शिवसेना बढ़ाने में नारायण राणे जी का भी बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट रोल रहा है। कोंकण में और मुंबई में शिवसेना बढ़ाने के लिए नारायण राणे एक प्रमुख नेता के रूप में काम करते थे और इसीलिए नारायण राणे के संबंध में इसी तरह का वक्तव्य करना अच्छी बात नहीं है कि गैंगस्टर है, इसी तरह का भाषा का प्रयोग करना ठीक नहीं है। और अगर वो गैंगस्टर है तो फिर शिवसेना वाले के क्या है। शिवसेना वाले भी जो भाषा कर रहे हैं वो गैंगस्टर से भी ज़्यादा अलग अलग भाषा का कर रहे हैं। तो ये बात अच्छी तो नहीं है। और मुझे लगता है कि नारायण राणे जी ने अगर ऐसा शब्द प्रयोग किया था उसी तरह माननीय उद्धव ठाकरे जी ने भी किया था, वो भी मतलब इसी तरह की बातें करते हैं। तो उद्धव ठाकरे जी हमारे अच्छे मित्र है, उसके बारे में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन नारायण राणे जी के वक्तव्य पर अगर उनको बहुत बड़ा मतलब अगर गुस्सा आया है तो उन्होंने शब्दों में उत्तर देना चाहिए। इसी तरह की भाषा का प्रयोग करना अच्छी बात नहीं है। लेकिन सर, जहां तक आदित्यनाथ जी की भी बात आ रही थी, जो शब्द का प्रयोग किया गया तो उसको लेकर भी संजय राउत ने सफाई दी थी कि महाराष्ट्र की संस्कृति और गरिमा के साथ जिस तरीके से बोला गया, ठेस पहुंचाया गया, उसके बाद ये तमाम जो बात आ रही है योगी आदित्यनाथ जी। नहीं, अगर नारायण राणे जी को अरेस्ट किया जाता है तो उसी तरह का शब्द प्रयोग करने वाले माननीय उद्धव ठाकरे जी पर भी पुलिस कार्रवाई होनी चाहिए। नारायण राणे केंद्रीय मंत्री थे, इतनी कार्रवाई करने की क्या आवश्यकता थी। उनको नोटिस भी नहीं दे दिया गया था और उन्होंने शब्द प्रयोग किया था तो उसका जवाब देने का अधिकार मुख्यमंत्री जी को था, शिवसेना वालों को तो था। अरेस्ट करने की क्या आवश्यकता है कि केंद्रीय मंत्री को आप इतने मामूली के केस पर आप अरेस्ट करते हैं। तो ये तो मतलब सत्ता का तो दुरुपयोग है और ऐसा दुरुपयोग अगर ये करते रहेंगे तो इनकी सत्ता ज़्यादा दिन नहीं रहेगी। सर, आपको क्या लगता है महाराष्ट्र में जिस तरीके से घटनाक्रम चल रही की राजनीति ये मानते हैं, क्या ये प्रतिशोध हो रहा है, क्या हो रहा है? राजनीति तो ये गंदी राजनीति है। मतलब ये राजनीति जो है इसी तरह की राजनीति करना अच्छी बात नहीं है। राजनीति करना है तो अच्छी राजनीति करनी चाहिए।
और शिवसेना वालों ने मतलब उनको गुस्सा था जब से नारायण राणे मंत्री बने थे, तब से उनको गुस्सा था। नारायण ने इसके पहले भी बोलते थे, नारायण राणे उद्धव ठाकरे जी के खिलाफ हमेशा बोलते थे। उद्धव जी भी बहुत सारे सभाओं में नारायण राणे का कुंबड़ी चोर, ये है वो है, इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते थे। तो ये तो दोनों में मतलब 36 का आंकड़ा था और ये तो दोनों में एक दूसरे पर आरोप चलते थे। लेकिन इस वक्त शिवसेना वालों को भड़कने का कारण ये है कि नारायण राणे को माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कैबिनेट मंत्री बनाया, उनके जन आशीर्वाद यात्रा को बहुत बड़ा प्रतिसाद मिल रहा है। इसीलिए गुस्से से उन्होंने प्लान करके दंगा फसाद करने का काम शिवसेना ने किया है। बहुत सारी बीजेपी के ऑफिस पर पत्थरबाजी भी हुई है। पत्थरबाजी करना है तो शिवसेना के ऑफिस पर भी हो सकती है, उनको हाथ ऐसा नहीं है। और मैं कल नारायण राणे जी को मिलकर आया हूँ और मैंने उनको आश्वासित किया है कि मेरी पार्टी जो रिपब्लिकन पार्टी है ये आपके साथ है, आपके पीछे है और आपकी सुरक्षा करने के लिए, आपको पूरा सपोर्ट करने के लिए। आप तो डेयरिंग बात है ही है, लेकिन मेरी पार्टी भी मतलब उतनी ताकतवर है। ठीक बात है, मेरे पार्टी के एमएलए कितने वो छोड़ दो, लेकिन मेरे पार्टी में भी मतलब संघर्ष करने की भूमिका रखने वाले हजारों लाखों का कार्यकर्ता है। तो इसीलिए मैंने उनको अपना सपोर्ट देने के लिए कल मैं उनको उनके घर पर रात को 8:30 बजे में मिला था। आधा घंटा तक हमारी बातचीत हुई और उन्होंने बोला कि मैं कोई डरा हुआ नहीं हूँ। ठीक बात है, पुलिस ने मेरे ऊपर अन्याय किया है, लेकिन ये अन्याय दूर करने की कोशिश मैं करूँगा। और मैंने उनको सुझाव दिया है कि आप दिल्ली आने के बाद माननीय नरेंद्र मोदी जी पंतप्रधान और अमित शाह जी को आप मिलो। और तो सीबीआई ने मतलब जिस तरह कोर्ट ने बोला था कि भाई बहुत सारी हिंसाएं मतलब इलेक्शन के पहले तो हुई थी, लेकिन इलेक्शन के बाद सबसे ज्यादा अनेक लोगों की हत्या हुई है और इसीलिए इसकी पूरी जांच सीबीआई ने करनी चाहिए। इसी तरह का आदेश कोर्ट ने देने के बाद सीबीआई ने 9 केस दर्ज किए हैं और अभी इसकी इंक्वायरी सही ढंग से होनी चाहिए। किसने दंगा फसाद किया है? टीएमसी को कोई दंगा फसाद करने की आवश्यकता नहीं थी, टीएमसी को इतनी बड़ी सफलता मिली थी। तो इसी तरह का बयानबाजी करना कि वह इसी तरह का घटनाक्रम करना अच्छी बात नहीं थी। लेकिन जो भी है कोर्ट ने आदेश दिया है, सीबीआई इंक्वायरी कर रही है, तो सही दिशा से इंक्वायरी हो और जिन्होंने मतलब दंगे भड़काए हैं उनको कठोर सजा मिलनी चाहिए। सर, अफगानिस्तान में जिस तरह है उसको लेकर आज ऑल पार्टी मीटिंग जो डिटेल्स है तमाम जानकारी के लिए बुलाया गया था, विदेश मंत्री ने जानकारी दी है, क्या कुछ कहना चाहिए? हाँ, तो इसके संबंध में माननीय विदेश मंत्री जयशंकर जी उन्होंने जो सभी 31 पार्टियां है, अपोजिशन पार्टियां, इंडी की जो पार्टियां है, उनकी भूमिका उन्होंने सुनी। और भारत जो है ये भारत ने मतलब कम से कम 3 लाख मतलब 3 लाख मिलियन करोड़ रुपया जो है ये अफगानिस्तान के डेवलपमेंट के लिए, रास्ते का डेवलपमेंट है, पावर का डेवलपमेंट है, बाकी का डेवलपमेंट है, उसके लिए भारत ने अपने नेबर देश के नाते बहुत सारी मदद जो है ये अफगानिस्तान को भी की है। अफगानिस्तान में बहुत सारे लोग अपने इंडिया के भी रहते हैं, बहुत सारे 500-600 लोगों को लाने में सफलता में मिली है। सभी पार्टियों ने बोला है कि भाई अपने भारतीय लोगों की सुरक्षा होनी चाहिए। उसके साथ साथ जो अफगानी लोग इंडिया में आना चाहते हैं, जो वहाँ तालिबान के कारण डरे हुए हैं, ऐसे लोगों का पुनर्वास भी मतलब इंडिया में होना चाहिए। और तालिबान एक आतंकवादी एक्टिविस्ट का संगठन है और ये संगठन पाकिस्तान के द्वारा या पाकिस्तान तालिबान का उपयोग करके अपने यहाँ आतंकवादी एक्टिविटीज को बढ़ावा दे सकता है। ये शंका भी मतलब बहुत सारे नेताओं ने व्यक्त की है और उसमें जयशंकर जी ने बताया कि हम सतर्क है, ऐसा कुछ नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी कोशिश जारी है। हमारी बॉर्डर हमने बहुत बड़ी स्ट्रांग बनाई है और इसीलिए मुझे लगता है कि लेकिन अभी तालिबान का क्या रवैया है, अगर तालिबान इसी तरह लोगों को मारता रहेगा, ह्यूमन राइट्स को धोखा देने का काम करता रहेगा, अपने बल का उपयोग करता रहेगा, तो तालिबान के खिलाफ आवाज़ उठानी चाहिए। सब देशों ने मतलब उनके खिलाफ जंग लड़ना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। और अगर वहाँ कुछ मेरी पार्टी की भूमिका ये है कि अगर तालिबान अभी सत्ता तो उन्होंने ले ली है, आतंकवादी एक्टिविटीज़ करके, दंगा फसाद करके, हजारों लोगों को मार कर उन्हें सत्ता तो हासिल की है, लेकिन आगे अगर उनको सही में सत्ता में रहना है
तो डेमोक्रेटिक मार्ग से आगे बढ़ना चाहिए, उन्हें आतंकवाद छोड़ना चाहिए और डेमोक्रेटिक सिस्टम में आगे आना चाहिए। वैसे तो मतलब अफगानी जनता जो है ये तालिबान के खिलाफ है और अगर कल इलेक्शन कभी होता है तो तालिबान को वहाँ से भगाने का जो काम है ये काम वहाँ की जनता ही कर सकती है। तो इसीलिए मुझे लगता है कि वहाँ के जो राष्ट्राध्यक्ष घनी जी थे उन्होंने देश छोड़ा था और उनका कहना ये था कि अगर मैं वहाँ रहता था तो और ज़्यादा रक्तपात हो सकता था, इसीलिए मैंने देश छोड़ा है। तो इसीलिए अभी आज की मीटिंग में सभी दलों ने भाग लिया और सरकार की तरफ से माननीय नरेंद्र मोदी जी के सूचना के मुताबिक आज की मीटिंग ऑल पार्टी मीटिंग हुई थी। माननीय जयशंकर जी ने सबकी बात सुनकर अपने देश की भूमिका बताई है, लेकिन तालिबान के साथ कल कैसे संबंध रहेगी इसके बारे में बाद में जब वक्त आएगा तब हम उसके बारे में सोचेंगे। तालिबान की क्या कल की एक्टिविटीज क्या है, उसके बाद ही भारत अपनी भूमिका करेगा, ऐसा माननीय जयशंकर जी ने सबको बताया है। और भारतीय लोगों की सुरक्षा की जाएगी और अफगानिस्तान के लोगों की भी सुरक्षा करने की जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, वो भी काम हम करने का काम करते रहेंगे। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।